एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के एपिसोड 4 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं पहले कनेक्ट कर देता हूं कि आपने अभी तक क्या करा था और आज आप क्या करेंगे। पहली वीडियो में आपने देखा था कि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से मांगने होते हैं। फिर उसमें एक सबसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट था बैंक स्टेटमेंट। आपने दूसरे वीडियो में बैंक स्टेटमेंट को समझना सीखा था कि उसमें अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको फिल्टर लगाकर समझते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें थी। वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस उसमें थे, अलग अलग प्रकार के रिसीट और अलग अलग प्रकार के पेमेंट थे। फिर आपने उसको अपलोड कर दिया था या कह लीजिए इंपोर्ट कर दिया था टैली में। अब आपके पास एक रफ बैलेंस शीट बन गई थी। वहां पर आपने अमरजीत मैम के साथ वीडियो रोकी थी और आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि आपने जब उस वीडियो को रोका था, बैलेंस शीट जो बन गई थी रफ, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया डेटा और इंपोर्ट करने के बाद बैलेंस शीट बन गई थी, तो वहां पर पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट में से अगर आप चेक करेंगे तो 31,45,032 रुपए की परचेज नजर आ रही है और 50,23,792 रुपए की सेल्स नजर आ रही है। दोस्तों देखो, बैंक स्टेटमेंट मतलब प्रोसेस के ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं, बैंक स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमें परचेज और सेल निकाल लेनी है, क्योंकि जो बचेगा ना वो अदर इनकम और एक्सपेंसेस होंगे। जो मेजर प्रॉफिटेबिलिटी के कैलकुलेशन के आधार है वो क्या है? हमारी सेल परचेज। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, मैंने लिखकर रखा है आपके लिए। सेल परचेज अगर आपका करेक्ट मैच हो जाता है ना, तो डेटर, आपके क्रेडिटर, ये सब कुछ अच्छे तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि दो ऑप्शन मेरे से सुनिए आप और उसको फॉलो करिए। एक रास्ता तो वही जो हमने आपको सिखाया कि बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दीजिए टैली में। जितना आपको जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे वैसे काम कर दीजिए। भाई वो क्लाइंट सेल परचेज के रिकॉर्ड दे नहीं रहा तो हम अपना काम थोड़ी लटका के रखेंगे। हमने तो टैली चढ़ा दी जितनी हम चढ़ा सकते थे, बाकी उससे पूछ के रिकंसाइल कर लेंगे। हमने आपको दिखाया था कि बैंक स्टेटमेंट को टैली में पूरा एनुअल इकट्ठा चढ़ा दिया हमने। आप चाहो तो मंथ वाइज भी क्लियर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जैसे खाली अप्रैल उठाओ, पहले फिल्टर लगाओ ही मत, खाली अप्रैल उठाओ और अप्रैल में सेल परचेज चढ़ा लो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जिस क्लाइंट का उठाया उसका तो जीएसटी लॉगिन है, मैं लेकर आया हूं। हमने जिस क्लाइंट का आपको डेटा दिखाया था उसका जीएसटी लॉगिन है, तो हमें पता है परचेज सेल उसकी होगी। तो हम परचेज सेल यहां से और बैंक स्टेटमेंट से मैच कर लें। तो चाहे मंथ वाइज करें चाहे एनुअल करें, सबसे पहला काम हमें करना है सेल और परचेज फाइनल करनी है। सेल और परचेज फाइनल करने का मतलब क्या है वो जरा सुनिए। आपने सेल परचेज बैंक स्टेटमेंट के आधार पर निकाल ली, यानी अकाउंट्स में सेल परचेज आ गई। सेल परचेज के अगर वो रिकॉर्ड दे देता है आपको, सेल के बिल, परचेज के बिल, तो वो रिकॉर्ड आपके पास आ गए। सेल परचेज आपकी जीएसटी में भी दिखाई देगी, वो आपके पास होगी। तो इनका पूरा रीको रीको मतलब रिकंसिलेशन आपको बना लेना है और सेल परचेज की सारी मिसमैचिंग आपको खत्म करनी है। मिसमैचिंग कैसे हो सकती है मैं आपको दिखाता हूं। पहले यहां पर आप जरा इनका टर्नओवर देखें। आप ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का टर्नओवर ये बिल्कुल लॉगिन करते ही दिखता है। आप जीएसटी लॉगिन करेंगे, मतलब ये सब तो आपने सीखा ही है कोर्स में, तो बिल्कुल डैशबोर्ड पर हूं मैं, कहीं पर अंदर नहीं जाना। डैशबोर्ड पर हूं मैं और ये हमारा जो टर्नओवर नजर आ रहा है ये 45,12,419 है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब ये टर्नओवर आप दूसरे रास्ते से भी निकाल सकते हो। देखो, कोई रेडीमेड शीट तो नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप रिटर्न्स पे जाओ, रिटर्न डैशबोर्ड पर, और यहां पर आप फाइनेंशियल ईयर चूज करो 25-26 पहला क्वार्टर, अप्रैल महीना, सर्च कर देंगे आप तो यहां पर आपको ये GSTR1 से सेल का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ये यहां पर आप जीएसटी लॉगिन पूरा का पूरा करके एक एक पर्टिकुलर एंट्री आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि टोटल जो हमारे इनवॉइसेस थे वो 4 थे और वो चारों के चारों एक ही पार्टी के थे। यहां पर आप सेल का जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। मेरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताने का पर्पस है वो क्या है
कि ये जितने भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कोई टेबल आपको यहां पर मिल पाएगा जहां पर 12 महीने के नाम यहां लिखे हों और फिर उसके बाद सेल का कॉलम हो और परचेस का कॉलम हो। ये हमको खुद बनाना पड़ेगा। सेल और परचेज जीएसटी से मंथ वाइज ही निकल कर आती है और फिर वो आप कर सकते हो एक एक्सेल में उसका डेटा लिखकर आप पिवट वगैरह लगा के समझ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि टर्नओवर मैंने आपको अभी दिखाया, वहां पर जो ओवरऑल टर्नओवर एग्रीगेट वाला यहां नजर आ रहा है 45,12,419। ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, आप खाली टर्नओवर वाला अमाउंट देखना 45,12,419। जबकि मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो टर्नओवर हमने टैली में देखा वो टर्नओवर हमारा कितना बैठ रहा है 50,23,792। तो यानी ज्यादा टर्नओवर नजर आ रहा है। तो हमने शायद कोई इनकम अदर होगी, कोई अमाउंट आया होगा बैंक में और हमने तो उसे टर्नओवर मान लिया। क्या पता वो पुराने बिल की कोई पेमेंट आई हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं आपको पहले याद दिला दूं कि मैंने दो ऑप्शंस की बात करी थी। पहला ऑप्शन ये था कि पूरा का पूरा बैंक एज इट इज चढ़ा दो, उसमें जितना तुम्हें समझ आता है कर लो, बाकी क्लाइंट से पूछ लो। दूसरा रास्ता ये है कि उसको टेलीफोन करके बोलो भाई तेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना, तो तूने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे वो रिटर्न कैसे भरा होगा, सेल के कागज तो तेरे पास होंगे ही। पूरी कोशिश करिए दोस्तों कि वो आपको लिख कर दे आपकी उसकी कितनी सेल है, वो आपको लिख कर दे उसकी कितनी परचेज है। सेल का भी रिकंसिलेशन बनाना है, परचेज का भी रिकंसिलेशन बनाना है। जब आप यहां पर आते हैं जीएसटी लॉगिन पर, जीएसटी लॉगिन पर मैंने बताया आपको कि आपको किसी एक जगह, इवन अगर आप एनुअल रिटर्न का भी ऑप्शन खोल लेंगे तो भी आपको खाली फाइनल अमाउंट दिखेगा, मंथ वाइज नहीं दिखेगा। आपको रिकंसिलेशन बनाना होगा मंथ वाइज। मंथ वाइज रिकंसिलेशन बनाने का मतलब है हर महीने रिकंसिलेशन बनेगा कि अकाउंट्स में कितनी सेल है और जीएसटी पोर्टल पर कितनी सेल है, अकाउंट में कितनी परचेज है और टू बी में कितनी परचेज है। कैसे डिफरेंस हो सकता है वो मैं आपको बता रहा था जब मैंने अमाउंट दिखाया कि हो सकता है कि कोई हमने जीएसटी रिपोर्ट करने रह गई हो, हमने कोई सेल करी, हमने उसकी जीएसटी में रिपोर्ट नहीं करी, वो इनवॉइस हमारा चढ़ने से रह गया। हमने अकाउंट्स में एंट्री नहीं करी, अकाउंट्स में कर दी लेकिन जीएसटी में नहीं करी। भाई अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये गलतियां आम हैं। या तो हम किसी बड़े कॉरपोरेट की बात करें जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से चलता हो, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट से डाउनलोड करके ही जीएसटी रिटर्न भरता हो। लेकिन अगर पब्लिक मैनुअली काम कर रही है, हम बहुत छोटे व्यापारियों की बात कर रहे हैं, तो ये मिसमैचिंग नॉर्मल है, ये मिसमैचिंग बिल्कुल संभव है। ये बड़ी साधारण चीज है कि कोई कागज यहां रह गया, कोई रिपोर्टिंग वहां रह गई। तो आप इससे अगली वीडियो में मैम से सीखिएगा कि रिकंसिलेशन कैसे बनता है और रिकंसिलिएशन के फॉर्मेट्स क्या हैं। देखो रिकंसिलेशन हम पूरा बना के दिखाएं वो जरूरी नहीं है, कम से कम फॉर्मेट हम आपको सिखा देंगे और इसके कुछ रिकंसिलेशन करके आपको दिखा देंगे। तो मैं समराइज करता हूं, पहले वीडियो अभी खत्म नहीं हो रही बट मैं समराइज क्या कर रहा था कि आपको सबसे पहले का काम क्या करना है। जैसे ही आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई, आपको आइडियली पूरे साल का इकट्ठा नहीं करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मंथ वाइज करना है और मंथ वाइज करने के बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी है। तो क्लियर करने का तरीका क्या है कि या तो बैंक स्टेटमेंट की मंथली एंट्रीज को आप एक एक करके चेक करिए और समझ लीजिए, जैसे मैम ने फिल्टर लगवा के दिखाया कि ये शायद परचेज होगी, ये शायद सेल होगी, ये शायद अकाउंट ट्रांसफर होगा, ये शायद ओडी होगा, ये शायद बैंक चार्जेस होंगे, ये शायद एक्सपेंस होंगे, वो आप कर लीजिए। अब वो मंथली करेंगे तो थोड़ा दर्द कम होगा आपको, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि आप उसको बोलिए, टेलीफोन करिए कि भाई देख अपना और हमारा टाइम खराब मत कर, हमें सेल परचेज के डिटेल दे। सेल परचेज की डिटेल उससे लो, सेल परचेज की डिटेल जीएसटी से लो, सेल परचेज की डिटेल बैंक स्टेटमेंट से लो और सबका रीको बनाओ। फिर पता है क्या होगा, मोटा हिस्सा तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट का क्लियर हो चुका होगा। फिर तुम्हारा खाली वो बचेगा एक्सपेंस, फिर तुम्हारे बचेंगे कुछ ऐसे एंट्रीज जो इनकम नहीं है लेकिन पैसे आए हुए हैं। बहुत सारे आजकल यूपीआई होने लगे, अब उसमें लिखा आता नहीं डिस्क्रिप्शन किस बात का है। तो तुम मेरी बात समझो, तो सबसे पहले तुम क्या सीखो, क्या करोगे, रीको बनाओगे परचेस का, रीको बनाओगे सेल का। जैसे ही तुम्हारा पिछली वीडियो तक का काम हो गया, फिर तुम डेटर क्रेडिटर के बैलेंसेस क्लियर करोगे। उसको पूछो
भाई देखो, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो नया बिजनेस है या पुराना। अभी बैम ने बताया ना तुमको कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा नया बिजनेस है। तो नया बिजनेस है यार, तो भी 31 मार्च आते आते कुछ उधारी रह गई होगी ना। वो जैसी डिक्लेरेशन दे वैसी डिक्लेरेशन का आप मैचिंग करवा के डेटर क्रेडिटर फाइनल करिए, एसेट लाइबिलिटी फाइनल करिए। क्योंकि पता क्या हुआ होगा, बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे खर्चे दिखाए होंगे। हो सकता है उसने एसी खरीदा हो सकता है उसने कार खरीदी हो सकता है उसने फर्नीचर खरीदा हो। वो पेमेंट है तो परचेज थोड़ी हो गई, क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी जाएगा वो। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहीं एसेट पे तो नहीं हो रहे, वो कैपिटल गुड्स पे तो नहीं हो रहे। तो आपको क्या करना है, मैं ये लिस्ट क्यों लिख कर लाया हूं, अब इधर वाली बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट, टैली और क्लाइंट का दिया हुआ डेटा का यूज करके ये चीजें आप पहले अलग करिए। ये चीजें अलग कर लेंगे तो बहुत सुकून हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में दो बड़े झगड़े हैं। रूल तो देखो मैं नहीं बताने वाला यहां पर सारे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बात बता रहा हूं। तुम्हें याद है ना कि 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में खर्चा नहीं कर सकते, ऐसा आयकर में रूल है। ऐसे बहुत सारे रूल है कि साहब वो वाले पैसे कैश में नहीं दे सकते, नहीं तो डिसला हो जाएंगे। टीडीएस अगर किसी खर्चे पे कटना चाहिए था, तुमने किसी को पेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल 12 लाख से ऊपर किसी वर्कर की सैलरी है या किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट तुमने कर दी, और रूल कहता है कि जी इतने लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट मत करना, करोगे तो टीडीएस काटोगे, और भाई ने नहीं काटा फिर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, पहले सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर और एसेट लाइबिलिटी अलग कर लो बेटा। जब ये अलग हो जाएं तो तुम्हारे खर्चे की लिस्ट बच जाएगी। उन खर्चों में ये चेक कर लो कि कौन कौन से खर्चे पर टीडीएस कटना चाहिए था, नहीं कटा। देखो अगर उसका ऑडिट हो रहा हो तो ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट आ जाएंगे। अगर उसका ऑडिट नहीं हो रहा है तो भी आप अपने पास लिखकर उसे रिपोर्ट ईमेल पर भेज दें कि भाई हमने आपके अकाउंट्स बनाते वक्त ये ऑब्जर्व करा कि फलानी पेमेंट पे टीडीएस कटना चाहिए था लेकिन नहीं कटा, ये खर्चा डिसला होना चाहिए तो डिसला होना चाहिए। कल को 4 साल बाद नोटिस आ गया, फिर क्या करोगे? फिर रिकंसिलेशन मैंने आपको बताया बनाना है। अगर उसका रनिंग बिजनेस है तो उससे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मैच करिए। पिछले साल भी तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ रहा होगा कुछ, अगर उसके पास पिछले रिकॉर्ड्स हैं तो। आरसीएम एक जीएसटी में होता है दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर ली जिसमें आरसीएम करना था और आरसीएम नहीं करा। ये सब कुछ दोस्तों मैच करना बहुत जरूरी है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये सब कुछ हम करें, नहीं तो जीएसटी के लॉगिन का कोई खास वो नहीं है सिग्निफिकेंस यहां पर। देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसका रिटर्न का स्टेटस दिखाता हूं, एक मिनट में आपको। एक बार आप रिटर्न स्टेटस देखो, रिटर्न तो सब भरे हुए ही हैं। तो यहां से ना इसकी रिपोर्ट बना लो आप। 25-26 रिटर्न फाइलिंग पीरियड हमने 2025 की अप्रैल से ले लेना है। 1 अप्रैल 2025 से 2026 की मार्च तक ले लो। देखो रिटर्न तो सारे फाइल्ड है ही ना, इसका क्या करोगे देख के? मतलब देख लो, वो अलग बात है, जब आप लॉगिन करेंगे तो टॉप पे दिखाया जाता है ग्रीन और रेड कलर से कुछ अगर पेंडिंग होता है तो हर महीने की सेल मैच करनी है, हर महीने की परचेज मैच करनी है और उसका रिकंसिलेशन बनाना है। हर खर्चे में ये चेक करना है कि जो टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं। या तो आप खर्चा कम का करते, खर्चा जब आपने कम का नहीं करा तो फिर क्या कर सकते हैं, खर्चा आपका ज्यादा का हुआ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बीच में आपके लिए लेकर आया कि जीएसटी के रूल समझने का समय नहीं है ये, और ना ही टीडीएस के रूल समझने का समय है। मैंने देखा कि आप लोग कहां तक आ गए हो, बैंक स्टेटमेंट आपने टैली में इंपोर्ट कर लिए। अब आप मैम की मदद से अगले वीडियो में रिकंसिलेशन सीखो कि सेल कैसे निकलती है, परचेज कैसे निकलती है, और वो एक जगह कंपेयर कैसे होती है। तो वो रिको वाला काम आप सीखो, एसेट लाइबिलिटी अलग करो, रेवेन्यू कैपिटल को अलग करना सीखो, और फिर उसके बाद उसको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर टीडीएस कटना चाहिए तो कब कब कटना चाहिए, आरसीएम लगना चाहिए तो कब कब लगना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें अलाउ डिसअलाउ वाली मेजर हमें देखनी है। तुम एक बात नोटिस करो, तुम अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हो? सरकारी फाइलिंग के लिए। तो तुम उनके एंगल से सोचो ना कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो का एजेंडा समझ आया तुम्हें? तुम सीखोगे रिको।
रिकंसिलेशन करने के बाद जितना सस्पेंस क्लियर हो सकता है कर लो, अगले 2 वीडियो में बैलेंस शीट जितनी अच्छी सजा सकते हो सजा लो। फिर मैं तुम्हें समझाने आऊंगा कि कैसे कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड हैं, जीएसटी के कौन कौन से कंप्लायंसेस तुम्हें चेक कर लेने चाहिए थे, टीडीएस के, जीएसटी के यानी आरसीएम के, वो हम चेक करके फिर मैडम के साथ क्लोज करेंगे कि कैसे अकाउंट्स फाइनली फाइनलाइज होते हैं। ऑल राइट दोस्तों, सो दैट इज ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।